जी, वेलकम बैक। सो आई वाज सेइंग कि हम ओके, ये दानिश भी आ गए, उनको भी ज्वाइन करने को तैयार है। ओके, सो आई वाज टेलिंग कि यार हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करें या हमारी रिसोर्सेज ओवर कमिटेड हो जाएं या ओवर एलोकेटेड हो जाएं। वी वांट ऑलमोस्ट अ कंसिस्टेंट, 100% पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल अ कांस्टेंट यू नो लेवल ऑफ रिसोर्सेज ऑल द टाइम। ये नहीं है कि एक दिन हमारे प्रोजेक्ट पे सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है एक हफ्ता पूरा और बाकी सब छुट्टी पे गए हुए हैं या वो यूज ही नहीं हो रहे या वो साइड पे हमारे बुलडोजर पार्क हुए पड़े हुए हैं फजूल में। अच्छा, या फिर लाइक अगर आप इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे देखें ना, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, लेट्स से ये जी मेरा फेज 5 है और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर मेरा फेज 4 है। कोई भी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब वो बुलडोजर जो है ना एक दिन यहाँ पे यूज होता है, फिर वो जो है ना 20 की स्पीड पे जो है वो चलता चलता इधर पहुंचता है और 5 दिन जो है वो इधर यूज या 2 दिन इधर यूज होता है, उसके बाद फिर इधर जाता है वापस। तो मैं तो इसकी भी कॉस्ट जो है ना एक्स्ट्रा ऐड करता रहूंगा। सो आई वुड वांट कि यार कोई एक कंसिस्टेंट किस्म का, एक स्मूथ किस्म का मेरे पास या एक लेवल्ड किस्म का रिसोर्स की यूसेज हो। सो मैंने ये सारी बातें आपको ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं कि अवेलेबल फ्लोट जो है हम लेवलिंग में यूज करते हैं, इसलिए क्रिटिकल पाथ चेंज हो सकता है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर के अंदर जिन्होंने एमएस प्रोजेक्ट यूज किया हो उनको ये वाला ना, जब आप रिसोर्सेज इस तरह एलोकेट करते हैं, वो जो हमने कल भी एक देखा था एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्टिविटीज थी और एक्टिविटीज के ऊपर हमने ड्यूरेशन डिफाइन किया था और उसका बाद हम इस पे फर्दर रिसोर्सेज भी एलोकेट कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी पे कितने रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से उनका नाम लिख सकते हैं, मशीनरी या तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम रिसोर्सेज की टाइप और क्वांटिटी लिख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर इसको खुद ही रीड कर लेता है कि भाई ये रिसोर्सेज इस डेट को इधर भी यूज हो रही है एक्टिविटी नंबर 43 पे और आगे चल के कोई एक्टिविटी नंबर 93 है, वहां पे भी इन्हीं डेट्स में ये रिसोर्स यूज हुई है। तो वो क्या करता है कि आपको यहाँ पे ना एक वो कोई भी उसका आइकन या सिंबल एमएस प्रोजेक्ट के अंदर एक वो रिसोर्स ह्यूमन पर्सन की इस तरह की सिंबल बन जाती है, ठीक है। अ, वो जो सिंबल है वो बेसिकली इंडिकेटर हमारे क्लासमेट थे तो ही यूज्ड टू कॉल इट कि सर वो बोने आ गए हैं, मतलब मैंने सारा तो बनाया, तो ये जो बोने अपीयर हो जाते हैं या ये जो शक्लें अपीयर हो जाती हैं, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ ओवर एलोकेटेड। और आप इसके राइट क्लिक करोगे यहाँ पे तो वो एक आपको ऑप्शन देगा कि डू यू वांट कि ये लेवल कर दूं। एक बटन आप दबाएंगे तो वो सारा लेवल कर देगा। जहां जहां ये रिसोर्सेज इस तरह ओवर कमिटेड है तो वो एक्टिविटीज को ना आगे पुश कर देता है कि जैसे ही ये रिसोर्स यहाँ से फारिग हो उसके बाद आगे एक्टिविटी दूसरी स्टार्ट हो जो अभी हम मैनुअली कर रहे थे। तो ये एक रिसोर्स लेवलिंग का मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये चीज यूज होती है। सो रिसोर्स स्मूथिंग क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिसोर्स लेवलिंग है और हम इट इज डन आफ्टर द रिसोर्सेज हैव बीन लेवल्ड। और ये वो जो विद इन दोज लिमिट्स है उसके अंदर रह के, फ्लोट के लिमिट्स के अंदर रह के करते हैं, इसलिए इसकी वजह से एक्टिविटी की कंप्लीशन डेट्स जो है वो आगे नहीं जाती हैं। मतलब ये हम बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग एक तरह से करते हैं एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। जो क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया, स्केड्यूल कंप्रेशन हो गया, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन अभी हमने कर लिया। अब अगला आता है व्हाट इफ एनालिसिस और मॉन्टे कार्लो एनालिसिस। एक है व्हाट इफ एनालिसिस मैन्युअली सोचना या करना। अगर मुझे मेरे पास 6 7 10 15 लिमिटेड सी एक्टिविटीज हैं तो फिर तो मैं सोच सकता हूँ, इस तरह की बातें कर सकता हूँ, हम सारी ऑप्शंस को गौर कर सकते हैं कि यार अच्छा अगर ये वाली एक्टिविटी से हम बंदे उठाते हैं और ये 4 दिन की बजाय 6 दिन में होती है तो अब मेरा स्केड्यूल क्या होगा। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि यार ये बंदे उठा के मैं अगर इधर लगा देता हूँ या इधर लगा देता हूँ, इससे ये एक्टिविटी इतनी जल्दी हो जाएगी, तो मेरा स्केड्यूल क्या होगा। अच्छा, अब एक आंसर आता नहीं यार ये ऐसा मुमकिन नहीं है या इस तरह होगा। अच्छा यार एक और आइडिया है, जैसे हम कल वो कर रहे थे कि एक्टिविटी जी और एच को पैरेलल कर दें या वो आखिरी वाली जो एक्टिविटीज थी उनको आगे पीछे कर रहे थे, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। सो एंड वी कंसीडर कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के अंदर व्हाट इफ दिस थिंग हैपेंस, व्हाट इफ दिस थिंग अकर्स, व्हाट इफ दिस थिंग हैपेंस, उसके नतीजे में ड्यूरेशन क्या आएगा। इसको हम कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। इसका एक ऑटोमेटेड वर्जन है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा जिसको हम मॉन्टे कार्लो कहते हैं। दिस इज वंडरफुल एंड वेरी पावरफुल सिमुलेशन। ये एक सिमुलेशन है और मैं ये रिस्क मैनेजमेंट में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट ऑलरेडी मैंने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको कल दिया है, आपको नाम लिए बगैर दिया। ठीक है, आज मैं इसको फर्दर डिटेल बताऊंगा और फिर रिस्क मैनेजमेंट में इसको हम फाइनली
कंक्लूड कर देंगे। सो अब हम जरा देखते हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस के क्या फायदे हैं या व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर क्या कुछ होता है। जो व्हाट इफ सिनेरियो है, ये बेसिकली हमें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस या अगर मैं कहूँ कि पर्टिकुलर चीज को चेंज कर दी है मैंने प्रोजेक्ट में, तो उसके क्या असरात होंगे, क्या इससे प्रोजेक्ट आगे जाएगा, पहले होगा। सो जो एक एक्टिविटी के बारे में डिफरेंट अजम्पशंस हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि यार ये 4 दिन में होगी, 5 दिन में होगी, नहीं यार, अब मुझे कोई कहता है कि यार ये 4 दिन में नहीं हो सकती, अगर ये 6 दिन में हुई तो क्या होगा। तो ये जो डिफरेंट अजम्पशन अबाउट एन एक्टिविटी है, उससे मुझे पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन वो उसका आइडिया हो जाता है। इसके आउटपुट पे हमें ये पता चलता है या हम एक फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि भाई डिफरेंट कंडीशंस में एक प्रोजेक्ट के विद इन गिवन स्केड्यूल कंप्लीट होने का क्या चांस है। लेट्स से हमें जो 410 डेज दिए गए हैं पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अंडर डिफरेंट ऑप्शंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यार इस तरह करूँ तो लेट्स से 430 डेज लग रहे हैं। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं यूं कर लूँ तो मुझे आता है जी यार 405 डेज लग रहे हैं। लेकिन इस तरह करने से मे बी वो कॉस्ट वाला फैक्टर जो है ना वो ज्यादा हो रहा हो। फिर मैं कहता हूँ अच्छा यार और भी कोई ऑप्शन है, एक और आता है यार ये 408 डेज लग रहे हैं और इसमें भी कॉस्ट ऊपर है। एक और ऑप्शन आती है वो मे बी मुझे कहती है कि 400 लेट्स से 5 डेज ही लगते हैं लेकिन कॉस्ट कम है। अब ये डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर कॉस्ट को भी मैं कंसीडर मे बी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे कि डिफरेंट सिनेरियोज और पॉसिबिलिटीज के अंदर आई वुड सी कि यार कैन आई मीट दिस डेडलाइन, वो जो 410 डेज की है और नॉट। तो जिन ऑप्शंस पे मैं वो डेडलाइन मीट ही नहीं कर सकता, ऑब्वियसली मैं उनको तो ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन जिनके अंदर रह के मैं मीट कर सकता हूँ, तो उसमें बेस्ट पॉसिबल या लोएस्ट कॉस्ट वाली, लोएस्ट रिस्की, सबसे अच्छी क्वालिटी वाली, जो मैनेज करना आसान है, मैं वो वाली बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उसको पिक कर लूंगा। ठीक है, जैसे अभी हमने क्रैशिंग के केस में देखा था, उस केस में हम कॉस्ट को ही इसी तरह कंसिडर कर रहे थे। अच्छा जी, अब जरा ये जो मॉन्टे कार्लो है इसको एक दफा समझ लीजिएगा। थोड़ा सा ना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के इसके कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन मैं आई वुड ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। आपसे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन ना रन करने का एग्जाम में आएगा, नंबर वन। नंबर टू, ना ही इसके बारे में बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आता है। इसके बारे में बड़े बुनियादी से पॉइंट्स आते हैं जो कि आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको तभी पता होगी या पता चल सकती है जब मैं इसके पीछे जो मतलब मैकेनिज्म किस तरह ऑपरेट करता है वो आपको बताऊं। सो अगर तो आप चाहें तो अपने नॉलेज के लिए ये याद रख लें जो मैं अभी बताऊंगा, अगर नहीं तो बस एक दफा भी समझ जरूर लें कि ताकि आपको ये पता चल जाए अच्छा अच्छा यार ये बात हो रही है और इस तरह होती है, और उसके बाद वो जो इस तरह होती है जो मैं अभी बताऊंगा उसको भूल जाए, बेशक भूल जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उसका एंड रिजल्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन कि ये बेसिक लेवल पे ये क्या करती है। इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोजेक्ट का जो या किसी भी चीज का जो डाटा है ना, उस डाटा को जब मैं प्लॉट करता हूँ तो वो प्लॉट करने की सूरत में मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि लेट्स से अगर आप एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करें ना, उन मार्क्स को आप प्लॉट करो, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स हैं, आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो अब आप जरा इनको प्लॉट करो कि यार कितने लोग हैं जिनके नंबर, लेट्स से क्लास एवरेज जो है इनकी, जब मैंने एवरेज ली तो 70 आई, सारे स्टूडेंट्स की क्लास एवरेज स्कोर जो है 70 आया। तो मैं ये 70 को यहाँ पर दरम्यान में रखता हूँ और मैं कहता हूँ यार कितने स्टूडेंट है जिनका स्कोर 70 टू से 75 आया, लेट्स, और कितने स्टूडेंट है जिनका स्कोर 65 टू 70 आया। ठीक है, अब इसको मैं जब देखूंगा ना तो सबसे ज्यादा लोग इस कैटेगरी में आएंगे, इस वाली कैटेगरी में, या अगर मैं जो इसको नॉर्मल बारीक, डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर इससे ज्यादा मैं कहता हूँ कि अच्छा ऐसे कौन से थे जो 60 से 65 में आए, आई वुड से कि यार इतने लोग हैं। और इसी तरह 75 से 80 के दरमियान में भी कुछ कम लोग होंगे। देन कोई 85 से ऊपर वाले भी हैं, हाँ यार एक दो हैं, और 65 से भी लेस वाले हैं, हाँ यार एक दो हैं। सो ये जो मैंने इस डाटा को ट्रांसलेट किया बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्ट्स, तो मुझे पता चला यार ये तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है
कि अगर मैं आपको ये बता दूं या कंप्यूटर को ये बता दूं कि भाई एवरेज 70 है और ये जो गैप है ये 5-5 नंबर का है, तो कंप्यूटर खुद ही देखेगा कि एक दफा 5 नंबर, दूसरी दफा 5 नंबर, तीसरी दफा, इसको हम कहते हैं एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दो स्टैंडर्ड डेविएशन, तीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह। भारत इतनी आप कॉम्प्लेक्सिटीज में न जाए, बट दिस डेटा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अगर ये दरमियान में एवरेज वाले बहुत ज्यादा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल ऑलमोस्ट यूं हो जाएगी, इस तरह। और मैं कहूंगा कि यार सारे लोग इसी एवरेज के ऑलमोस्ट साथ साथ हैं। इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2 और 3 बहुत छोटी छोटी होंगी, ये 5 नंबर की नहीं होगी, मे बी 1 नंबर की होगी। ठीक है, तो मैं अगर कंप्यूटर को ये बता दूं कि एवरेज क्या है और ये जो गैप है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना है, तो वो ये फिगर खुद बना लेता है। अच्छा, इसी तरह अगर एक एक्टिविटी, अब इसको एक्टिविटी की टर्म्स लें और ड्यूरेशन की टर्म्स लें, तो मैं कहता हूँ कि यार एक्टिविटीज पे एक एक्टिविटी है और पुराना डाटा मैंने उठाया और उस एक्टिविटी पे कितना ड्यूरेशन लगा, तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से 30 टाइम्स हुआ कि इसने 90 डेज लगे, ये 90 डेज है, यहाँ पे 90 डेज है। ठीक है, अच्छा, और 20 टाइम्स हुआ कि ये 80 डेज लगे और 20 टाइम्स हुआ कि ये लेट्स से 100 डेज तक किया, और इसी तरह। तो अगर मैं ये शेयर्स बता दूं और कंप्यूटर को ये कहूं कि यार एक एक्टिविटी है वो इस रेंज के अंदर अंदर किसी भी ड्यूरेशन पे खत्म हो सकती है, फिर एक और एक्टिविटी है उसमें सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो वो 7 दिन में होगी लेट्स से, तो या फिर वो मे बी 2 डेज में होगी। ठीक है, या 70 में होगी या 20 में होगी लेट्स से। अब ये जो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, इस शेप को हम कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह आपने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन वो भी देखी थी। तो अब मैं, ये तो है जी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। दैट मींस मैं अगर एक और मैंने आपको बताया था स्केड्यूल मॉडल है मेरा। स्केड्यूल मॉडल ये है कि मेरी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उन एक्टिविटीज के दरमियान क्या डिपेंडेंसीज हैं, कितने लीड लगे हुए हैं, कितने लैग लगे हुए हैं, एंड सो ऑन। इस तरह मतलब ये 200 प्लस एक्टिविटीज पड़ी हुई है और उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अब मैं इन एक्टिविटीज के बारे में कंप्यूटर को ये बताता हूँ कि यार एक्टिविटी ए जो है ना, इट मे टेक एनी वैल्यू, इट मे टेक एनी ड्यूरेशन बिटवीन, वो जो मैंने अभी आपको बताया था मीन एंड दिस एंड दैट, वो जो वैल्यू कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसी तरह एक्टिविटी बी जो है उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ वैल्यूज ले सकते हैं, और वो भी लेट्स से पुराना डाटा शो कर रहा है कि उसमें लेट्स से वो इस शेप का आ रहा है। एक और है वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक उस स्पेस पे। एक और है वो कहता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। अब मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन ये करती है कि एक दफा, पहली दफा हम इस सिमुलेशन को रन करेंगे तो वो रेंडमली कोई वैल्यू इधर से उठाएगा, उसको एक्टिविटी ए पे पुट कर देगा, इधर से कोई वैल्यू, बेशक ये वाली उठा ले, इसको यहाँ पुट कर देगा, इधर इसको मे बी ये वाली उठा ले और यहाँ पुट कर देगा इस एक्टिविटी की। ट्रायंगुलर तो लेट्स से वो मोस्ट लाइकली को उठा के इधर पुट कर देता है, यूनिफॉर्म है तो वो शायद लेट्स से ऊपर वाली वैल्यूज को पुट कर देता है, और इस तरह सारी एक्टिविटीज की वैल्यू पुट करके कहता है कि वो, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट इफ एनालिसिस मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हमें बताता है कि जी टोटल ड्यूरेशन 230 डेज आएगा। हम कहते हैं ठीक है, ये सिमुलेशन दोबारा रन की जाती है, एक्चुअली ऑटोमेटिकली रन होती है दूसरी दफा, फिर वो रेंडमली आप कहेगा अच्छा यार अगर ये एक्टिविटी इतने दिन ले, ये एक्टिविटी इतने दिन ले, ये इस दफा में भी ये ले ले, रेंडमली वो डाटा उठाती है और फिर कहती है कि इसकी वजह से 290 डेज आएंगे जी, और क्रिटिकल पाथ ये होगा। फिर हम चेंज करते हैं, अगली सिमुलेशन रन करते हैं, इस तरह। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये सिमुलेशन अबाउट थाउजेंड्स ऑफ टाइम रन होती है ऑटोमेटिकली, यू जस्ट प्रेस अ बटन, और थाउजेंड ऑफ टाइम्स प्रीवियस डाटा को सामने रखते हुए कि एक एक्टिविटी पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ड्यूरेशन की, उन सबको सामने रखते हुए या उनमें से मेजोरिटी को सामने रखते हुए वो बारी बारी इस मॉडल के अंदर पुट करती है, और मेरे पास एक आउटकम आ जाता है। कभी आ रहा है 230 डेज, कभी आ रहा है 290 डेज, कभी में भी आ रहा है 260 डेज। ठीक है, कभी मे बी इवन 310 डेज पे चला गया, कभी 170 डेज पे आ गया, एंड सो ऑन।
अब ये जो मेरे पास थाउजेंड्स वैल्यूज आ जाएंगी जो इस प्रोजेक्ट का पॉसिबल ड्यूरेशन हो सकता है। डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर मेरे पास जो पॉसिबल ड्यूरेशन आ सकता है वो ये है, और वो 1000 वैल्यूज आ गई। यहां तक किसी को बात समझ ना आई हो तो बताएं, फिर मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ अगर ये क्लियर है तो। यस सर। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हो गई और मेरे पास ये ड्यूरेशन आ गए जो राइट साइड पे लेट्स से 1000 वैल्यूज है। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखता हूँ कि यार इन 1000 में से कितनी दफा ऐसा हुआ, लेट्स से अब इसको भी मैं कोई एक मीन वैल्यू निकाल लेता हूँ और मैं कहता हूँ यार कितनी दफा ऐसा हुआ कि मेरा ड्यूरेशन 280 से 290 के दरमियान आया। ठीक है, एक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी दफा ऐसा हुआ कि 280 से 290 के दरमियान आया, और इसको हम कर लेते हैं। वो कहता है जी सिर्फ 3 दफा, ये 1000 में से 5 वैल्यूज ऐसी थी लेट्स से कि ऐसा हुआ। ओके जी फाइन, ये 5 लगा दिया। फिर मैं कहता हूँ कितनी दफा ऐसा हुआ कि मेरा ड्यूरेशन 290 से लेट्स से 300 तक आया। अब मैं कहता हूँ यार ऐसा मे बी 10 टाइम्स हुआ। ओके फाइन, मैं इसको यूं ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा कितनी दफा ऐसा हुआ कि 300 से 310 दफा आया। मैं कहता हूँ वो मे बी 15 दफा आया लेट्स से। मैं इसको बड़ा वो सिमेट्रिकल रख के आगे चलाता जा रहा हूँ। फिर इसी तरह जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था मेरे पास कोई इस किस्म की शेप बन गई। अब मैं क्या करूंगा कि इसको चेंज करूंगा, इसको एक हम कहते हैं कम्युलेटिव वैल्यूज में, और ये हम रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। मैं इसको कम्युलेटिव वैल्यूज में चेंज करूंगा ना, तो एक ये शेप बन जाएगी ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ ये इस तरह ना एक असेंडिंग ऑर्डर सी टाइप में चीज बन जाएगी और आखिर पर जाके ये स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा और ये एक एस कर्व बन जाएगा। आपको याद है कि कल उस दिन सिर्फ एक्चुअली दानिश ही थे, एक एस कर्व मैंने बनाया था कॉन्टीजेंसी रिजर्व की कैलकुलेशन, तो वो इस तरह आता है। ये टाइम है, वो कॉस्ट का था। तो जब मेरे पास ये चीज आ जाती है, अब मैं यहाँ पे, और ये जब मैं ड्रॉ करता हूँ ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज और सारी यहाँ पे ना वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटीज आ जाती है, और मैं कहता हूँ ये 0% है। ये कैसे आती है आप इससे परेशान हो, आप सिर्फ ये एक आइडियल है कि अच्छा यार इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। 100% है, यहाँ पे लेट्स से 90% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 80% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 60% है, और 70% है, 60% सो ऑन। और इधर वही ड्यूरेशन है 290 से 300, 300 से 310, 310 से एंड सो ऑन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मुझे ये बताएं, या हम इस एस कर्व को यूज करते हुए मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो सोचा हुआ है वो ड्यूरेशन है 310 डेज, और 310 डेज ये वाली जगह। मैं कहता हूँ अच्छा 310 डेज है, इसको ऊपर लेके जाए जरा। वो कहता है जी कि 80% चांस ये है कि आपका स्केड्यूल 310 डेज होगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि व्हाट अबाउट 230 डेज। मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ 40% चांस ये है कि आपका ड्यूरेशन जो है प्रोजेक्ट का वो 230 डेज में हो जाएगा। तो आप मुझे कहते हैं कि सर ये तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, मैं तो इतना रिस्क नहीं ले सकता। आप वो बताएं 90% श्योरिटी के साथ मैं क्या कह सकता हूँ। मैं कहूँगा कि अच्छा ठीक है फिर 90% पे आ जाए, इस तरफ आए और यहाँ पे ये ड्रॉप करें। नहीं जी, आप यूँ करें कि 330 डेज कर लें, तो आपका 90% श्योरिटी होगी कि आपका ड्यूरेशन ये होगा। तो ये है मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। इस वीडियो को एक दफा दोबारा देख लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया रहेगा, मतलब पता चल जाएगा। ऑल्दो यू मे नॉट बी एबल टू absorb it 100% at this stage, and secondly you may not be able to remember this thing 100%, but आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार सर ने कुछ ऐसा किया था, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कैसे होता है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये कंप्यूटर पे ये टेक्निक यूज होती है और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट के आउटकम्स को सिमुलेट करती है। मैंने जैसे कहा ना वो 1000 टाइम्स सिमुलेशन रन होगी, और उसके अंदर वो जो ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, वो सारी चीजें कंसीडर करके करेगा, और नेटवर्क डायग्राम पे ऊपर हर एक्टिविटी की चीजें कंसीडर करके आपको बना देगा। अब हम ये कहते हैं कि इसके जरिए हमें क्या पता चला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन एनी स्पेसिफिक डे, या इतने दिन में बनेगा, जैसे मैं बता रहा था कि इतने % प्रोबेबिलिटी है। और यही चीज हम कॉस्ट के अंदर भी यूज करते हैं, उसमें हमारे एस्टिमेट कॉस्ट वाले होंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द कॉस्ट प्रोजेक्ट
on a specific cost या within a budget. Probability of an activity to actually being on the critical path, वो जैसे मैंने कहा कि जब आप different duration put करोगे नेटवर्क डायग्राम में तो आपका क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा। कभी ये एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे आ रही होगी, कभी ये एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे आ रही होगी, और वो भी इसी तरह मैं एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ कि क्या चांस है कि मेरी ये एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे आए। अगेन उसके लिए वो जो ड्यूरेशन के रिजल्ट है उसकी बजाय मैं ये देखूंगा कौन कौन सी एक्टिविटी कितनी कितनी दफा क्रिटिकल पाथ पे, तो उस प्रोबेबिलिटी को मैं ड्रॉ करूंगा, उसका एक एस कर्व बनाऊंगा। एंड देन एन इंडिकेशन ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क। ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क कैसे? जब मैं कह रहा हूँ कि भाई 80% चांस है कि मेरा ड्यूरेशन 320 डेज होगा, तो इसका मतलब है 20% रिस्क है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ओवरऑल कि भाई इतने में नहीं होगा, इससे ज्यादा इससे कम में होगा। तो ये है मॉन्टे कार्लो एनालिसिस, और ये एनालिसिस एक्चुअल में हम कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू करते हैं। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, आपको बहुत डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है। एक बात, दूसरी बात, ये कंप्यूटर सिमुलेशन है which takes into account different optimistic, pessimistic and most likely estimate कह लें, सिमुलेशन के थ्रू होता है जिसमें मल्टीपल सिनेरियोज जनरेट होते हैं और डिफरेंट पॉसिबल जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है हम वो कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको हम एस कर्व और वो सारी चीजें करते हैं। बट इससे आपको वो फायदा मिल जाता है जो हमने कहा था कि जैसे पाथ कन्वर्जेंस और पाथ डाइवर्जेंस के केस में रिस्क ज्यादा होता है कि यार यहाँ पे 6 एक्टिविटीज आके कन्वर्ज हो रही हैं या 8 एक्टिविटीज आके कन्वर्ज हो रही हैं, तो इनमें से कोई एक एक्टिविटी भी अगर लेट हो गई तो मेरा ये वाला आगे ये एक्टिविटी और इससे आगे वाली सारी एक्टिविटीज लेट हो जाएंगी। तो मैं मॉन्टे कार्लो के थ्रू ये चेक कर सकता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक्टिविटी लेट होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये होगी, एंड क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो भी हमने किया। या फिर इसी तरह पाथ डाइवर्जेंस के केस में इससे मल्टीपल पाथ्स निकल रहे हैं और मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे पास एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी अगर ये लेट हुई तो इससे आगे वाली सारी एक्टिविटीज भी लेट हो जाएंगी। तो मैं ये अगर सिंपली कैलकुलेट कर दूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये लेट होगी तो मुझे अगले सारों का भी अंदाजा हो जाएगा। सो खैर ये है जी मॉन्टे कार्लो, आपके लिए फिलहाल इतना ही काफी है और इतना एग्जाम के लिए, इनफैक्ट उससे ज्यादा मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं अच्छा 4-5 लोग इस दौरान क्लास छोड़ गए हैं अच्छा, इसके बाद हम अगले लेवल पे जाते हैं। अगला एक पॉइंट है जो आखिरी है, दैट इज स्पेसिफिक टू एजाइल रिलीज प्लानिंग। स्केड्यूलिंग के अंदर, एजाइल के अंदर ना एक स्पेशल डिस्कशन और भी हमें या एक और भी चीज कंसीडर करनी होती है। अब पहली बात, आपको याद होगा प्लान ड्रिवन के अंदर हमने क्या कहा था? प्लान ड्रिवन के अंदर हमने ये कहा था कि हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑलमोस्ट जितना मुमकिन हो वो जो कुछ रोलिंग वेव प्लानिंग के तहत छोड़ देते हैं, उसके अलावा वी ट्राई कि 100% अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर लें। लेकिन एजाइल या चेंज उसके अंदर, चेंज ड्रिवन के अंदर हमने कहा कि ऐसा नहीं है। हम एक जर्नल आइडिया तो जरूर लेते हैं कि ओवरऑल क्या होगा, बट हम एक्चुअल प्लानिंग करते हैं आइट्रेशंस के अंदर, रिलीजेस के अंदर, सॉरी पहले रिलीजेस के अंदर, आइट्रेशंस के अंदर, और इस तरह हम कहते हैं कि हर आइट्रेशन या स्प्रिंट में क्या कुछ होगा। ये वाला जो प्लानिंग हो रही है ना कि ओवरऑल क्या टास्क होगा, विद इन वन रिलीज क्या प्लानिंग होगी, हर रिलीज के अंदर जो आइट्रेशन है वो कितने दिन की होगी और कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन होंगे, ये सारे का सारा हम देखना चाहेंगे। ये स्पेसिफिक टू एजाइल है, थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया होना चाहिए। बट एक दफा मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक फिगर है, आई डोंट नो ये उसके अंदर है या नहीं है। दानिश एज यूजुअल आप इसकी एक तस्वीर तो ले लें, मेरा ख्याल है कि होगी, बट अगर नहीं है पिमपॉक के अंदर तो, और मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है पिमपॉक के अंदर, ये वहीं से उठाई हुई, बट जस्ट इन केस अगर नहीं है तो ग्रुप में डन। जी सर। अच्छा, सो जो हाईएस्ट लेवल है हम स्केड्यूल प्लान करते हैं, तो हाईएस्ट लेवल पे हम ये देखते हैं कि जो मेरे पास ओवरऑल प्रोडक्ट का रोड मैप है वो क्या है। ओवरऑल रोड मैप का मतलब ये है, पहला जो टॉप लेवल है प्रोडक्ट का रोड मैप बनाना। ये जो रोड मैप है इसके अंदर हम देखते हैं कि यार हमारे कितने रिलीजेस होंगे, और तब जाके ये पहला रिलीज निकला एक सॉफ्टवेयर का, दूसरा और थर्ड रिलीज पे मैं कहता हूँ कि यार मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, या और भी हो सकते हैं। अब फिर मैं कहता हूँ कि हर रिलीज के अंदर मेरे पास कितनी आइट्रेशंस होंगी, ठीक है, और उन आइट्रेशंस का लाइक पहली आइट्रेशन हुई, दूसरी आइट्रेशन, तीसरी आइट्रेशन, लेट्स से 4 आइट्रेशन या 6 आइट्रेशंस पे मेरा एक पहला रिलीज निकल आता है, मैं पहला वो जो उसका मैं रिलीज है वो निकाल देता हूँ। सो आइट्रेशंस क्या होंगी,
मैं वो या कितनी कितनी ड्यूरेशन की होगी, कितनी लंबी होगी, वो सारे का सारा मैं यहाँ पे बताता हूँ। फिर विद इन ईच आइट्रेशन मैंने आइट्रेशन का प्लान बनाना है। ये मेरे पास रिलीज का प्लान है, विद इन रिलीज कितनी आइट्रेशन होगी उनका प्लान, एंड देन विद इन ईच आइट्रेशन मेरा आइट्रेशन का प्लान बन रहा है। तो आप एक तरह से देखें ये वो WBS की ही एक डिफरेंट वर्जन है। अच्छा, विद इन आइट्रेशन आई वुड से कि पहली आइट्रेशन में ये फीचर्स हैं, और ये फीचर ये दो लिखा हुआ है, और उसका यूजर स्टोरी वन, मतलब एक सिनेरियो वन। लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे एक कोई भी LMS या कोई, वैसे मुझे स्काइप टाइप एक सॉफ्टवेयर बनाना है या एक वेबसाइट बनानी है, उसमें मैं कहता हूँ कि आप अपना ID एंटर करें। ये पहली स्टोरी वन है, ठीक है कि आप अपनी ID एंटर करें, एंड उसके बाद आपको मैसेज आए कि पासवर्ड एंटर करें, एंड अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं विद व्हाट यू हैव स्टोर्ड इन योर डेटाबेस, तो हम उसे कहें कि लॉग्ड इन, और लॉग्ड इन के केस में ये पेज अपीयर हो जाना चाहिए। बट अगर ये मैच नहीं करते तो हम कहेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड और इनकरेक्ट ID, प्लीज एंटर अगेन, तो इस तरह का मैसेज आ जाए। ये एक फीचर, लॉग इन करने का फीचर जो है ना, वो मेरा इस सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो मैं उस फीचर की पहला सिनेरियो कर दिया। अब दूसरा सिनेरियो लेट्स सी ये है, जैसे मैंने बताया कि अगर लॉगिन कर जाए तो क्या है, लॉगिन ना करे, लाइक पासवर्ड मैच ना करे तो क्या है। इसी तरह ये भी पॉसिबिलिटी है, एज अ स्टूडेंट आप लॉगिन हो रहे हो तो एक चीज अपीयर होगी, फिर दूसरे में एज अ टीचर अगर आप लॉगिन हो रहे हैं तो मे बी आपके बिल्कुल इंटरफेस ही डिफरेंट हो जाए। सो आप हर आइट्रेशन के अंदर ये प्लान करते हो कि मुझे क्या क्या फीचर्स ऐड करने हैं, और फिर विद इन फीचर्स मैं देखता हूँ कि मुझे क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, और हर टास्क को मैंने घंटों में डिवाइड कर दिया। सो हाईएस्ट लेवल पे मैं एक ओवरऑल प्रोडक्ट का रोड मैप बनाता हूँ। उस रोड मैप के अंदर मैं अपनी रिलीजेस के बारे में बताता हूँ कि क्या कितनी रिलीजेस होंगी, हर रिलीज का ड्यूरेशन कितना होगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं हर रिलीज का अपना एक प्लान बनाता हूँ, और उस रिलीज प्लान के अंदर मैं बताता हूँ कितनी आइट्रेशन होंगी, हर आइट्रेशन का ड्यूरेशन कितना होगा, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, एंड सो। फिर विद इन ईच आइट्रेशन मैं एक प्लान बनाता हूँ कि मेरे कौन कौन से फीचर्स, वो जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जी एक प्रोजेक्ट की लॉग होती है, उसमें से कुछ फीचर्स आप कहते हो या रिक्वायरमेंट्स आप कहते हो कि मैं पहली आइट्रेशन में मीट करूंगा, एंड सो ऑन। और जब पहली आइट्रेशन हो जाएगी तो फिर मैं दोबारा कस्टमर को बुलाऊंगा और कहूंगा कि यार ये फीचर्स ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स ठीक है, ये नहीं है, कुछ ऐड कर दो, कुछ माइनस कर दो, वट। फिर उससे अगले आइट्रेशन में आप ये काम करोगे, तो ये वो वाली बात है। फिर वो फीचर्स है, और विद इन फीचर क्या क्या टास्क है, ये मेरे पास उसके अंदर एजाइल के अंदर हम ये वाला पॉइंट यूज करते हैं। सॉरी, एक पॉइंट के यहाँ पे मिस हो गया होगा, वो क्या था। हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं, आगे चलते हैं। Why I'm missing this thing? अच्छा ठीक है, अभी नहीं, आगे। अच्छा, अब मेरे पास ये जितना भी डेवलप स्केड्यूल मैंने किया, डेवलप स्केड्यूल के अंदर आपने क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स देखे, आपने क्रिटिकल पाथ मेथड देखा, और उसके अंदर आपने क्रिटिकल पाथ फाइंड किया, आपने अर्ली स्टार्ट फाइंड किया, अर्ली फिनिश फाइंड किया, उसके बाद लेट स्टार्ट लेट फिनिश फ्लोट, ये सारी चीजें आपने क्रिटिकल पाथ पे चेक की। उसके बाद आपने स्केड्यूल कंप्रेशन की दो टेक्निक्स पढ़ी, फास्ट ट्रैकिंग एंड क्रैशिंग। उसके बाद अब फास्ट ट्रैकिंग के भी और क्रैशिंग के भी मल्टीपल मेथड्स हैं, तो अब ओवर टाइम कर दूं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा दूं, स्कोप कट करने की बात हुई, क्वालिटी की बात हुई, सो ऑन, हमने वो भी देखा। उसके बाद हमने कहा कि भाई ये दो तो होगी, बट रिसोर्सेज की कंसीडरेशन क्या है, तो फिर हमने रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ा, रिसोर्स लेवलिंग एंड रिसोर्स स्मूथिंग। और फिर हमने कहा कि यार ये भी हो गया, अब मुझे अपने नेटवर्क डायग्राम पे स्केड्यूल को फाइनल करने के लिए व्हाट इफ एनालिसिस और मॉन्टे कार्लो करना है, मैंने वो किया। और एक हमने अलग से एजाइल के लिए पढ़ा कि एजाइल का जब मैं स्केड्यूल डेवलप कर रहा होता हूँ तो मुझे और क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, वो भी मैंने आपको बता दी। बट एज एन आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, एक आएगा प्रोजेक्ट का स्केड्यूल। अब ये स्केड्यूल मल्टीपल हो सकते हैं डिफरेंट सिनेरियो की बेस पे, जैसे हमने कहा, लेकिन और मैं बड़े से बहुत ज्यादा ड्राफ्ट बनाऊंगा फॉर डिस्कशन में भी, लेकिन मैनेजमेंट उनमें से एक अप्रूव करेगी। अब वो जो अप्रूव्ड वर्जन है उस स्केड्यूल का, उसको हम कहेंगे स्केड्यूल बेसलाइन।
अब इस स्केड्यूल का कुछ डाटा होगा कि ये जो मैंने स्केड्यूल बनाया उसकी कुछ एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, कुछ लीड लगे हुए हैं, कुछ लैग अब लगे हुए हैं, कुछ अजम्पशन है इनके दरमियान, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं इनके दरमियान, इन एक्टिविटी के कुछ ड्यूरेशंस हैं। ये इस स्केड्यूल से रिलेटेड जो कुछ है जिसकी वजह से एक आउटपुट मेरे पास निकल रहा है, वो जो भी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज को मैं कहूंगा स्केड्यूल डाटा। देन चेंज रिक्वेस्ट ऑब्वियसली पहली दफा जब हम प्लान बना रहे होते हैं तो उस वक्त तो मुझे चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बेसलाइन फाइनल नहीं हुई होती। लेकिन जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव में चला जाता है, जब मतलब प्लान फाइनल हो गया, साइन हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद अगर कोई चीज चेंज करनी पड़े इस कैजुअल के अंदर, कोई सिनेरियो बदल जाए या अदरवाइज कोई एक्टिविटी ऐड करनी पड़े या वो जो रोलिंग वेव प्लानिंग के तहत मैंने कुछ छोड़ा था उसकी वजह से हो, तो जाहिर है फिर मेरा स्केड्यूल जब चेंज होगा तो मुझे अपनी चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ेगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने पक्के याद रखने हैं, कुछ तो लाजमी होते हैं। लाइक इन जर्नल मैंने आपको बताया लेसन एंड रजिस्टर लाजमी होता है, अजम्पशन लॉग्स लाजमी होता है, रिस्क रजिस्टर लाजमी होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि हम एक्टिविटीज की लिस्ट, उनके एट्रीब्यूट्स की, एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या है, प्रेडिसेसर कौन सी है, सक्सेसर कौन सी है, लैग कितना है, रिसोर्सेज कितनी लगानी है, ये सारी बातें तो हमने इस प्रोसेस में दोबारा कंसीडर की हैं। और वो कंसीडरेशन की वजह से मेरे ये जो मे बी पहले मैंने सोचा था 4 रिसोर्सेज लगाऊंगा, बाद में ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमने देखा भाई वहां पे तो सिर्फ 3 लग सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह माइलस्टोन की लिस्ट मेरी आगे पीछे हो सकती है, इसी तरह मेरे पास एक्टिविटी के ड्यूरेशन जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ये सारी बातें मैंने जब अब मुझे अपडेट करने की जरूरत है, तो मैं इनको अब बारी बारी जरा सारी चीजों को देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। पहली बात प्रोजेक्ट स्केड्यूल। प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर जैसे मैंने कहा, ये वो जो पूरी प्लानिंग हमने की उसका रिजल्ट है, जो नेटवर्क एनालिसिस किया उसके नतीजे में जो चीज मेरे पास आती है, हम कहते हैं कि मेरे पास एक स्केड्यूल आया। प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज, उनकी असाइन डेट्स, माइलस्टोन्स और वो सारी चीजें हम शामिल कर लेते हैं, या मतलब ये उसके अंदर शामिल होती हैं। हमारे पास अब ये जो स्केड्यूल बना, इसके दो वर्जन आ सकते हैं। मैंने आपको कल ये बना के भी दिखाया था और आगे भी बल्कि दिखा देता हूँ। एक मेरे पास हो सकता है मास्टर स्केड्यूल या माइलस्टोन स्केड्यूल, और एक हो सकता है डिटेल स्केड्यूल। ठीक है, और भी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। डिटेल स्केड्यूल तो ये कि मैंने एक्टिविटीज पूरी की पूरी लिखी, ताकि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, दूसरी एक्टिविटी यूँ स्टार्ट हो रही है, तीसरी इतनी सी है, एंड सो ऑन। इस तरह का फिर एक एक्टिविटी है। ये मैंने एक्टिविटीज की बेस पे अपना पूरा एक चार्टर बनता है। यू सी मतलब ये ऑलमोस्ट 100 पेजेस प्रिंट होते हैं आपकी, क्योंकि एक्टिविटीज यहाँ पे मंथ वाइज चलती है, आगे चलती जाती है। ये वाला हिस्सा इधर आता है, उसके बाद अगला पेज है वो इससे ऑनवर्ड इस मंथ से आगे चलता है, और इधर आपके पास इस पेज पे मे बी 100 सिर्फ 30 एक्टिविटीज है, बाकी एक्टिविटीज के पेजेस आगे आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये चार्ट बनता है, अगर आप उसको स्प्रेड करें तो पूरी टेबल के ऊपर आपका ये चार्ट और एक्टिविटीज आएगा। बट मैनेजमेंट इतनी डिटेल में इंटरेस्टेड नहीं होती। मैनेजमेंट क्या कहती है? मैनेजमेंट कहती है कि भाई आप समरी फॉर्म में मुझे बताएं। समरी फॉर्म में ये है कि ये मेरे पास मंथ्स हैं लेट्स से, या वीक्स हैं यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि सर वीक 4 पे ये पहला माइलस्टोन यहाँ पे अचीव हो रहा है। माइलस्टोन जल्दी हम डायमंड शेप में निकल गए। दूसरा माइलस्टोन हमारा इस जगह पे आके सर कंप्लीट हो रहा है। तीसरा इसको, इस वाले को हम मास्टर स्केड्यूल या माइलस्टोन स्केड्यूल कहते हैं, जो समरी फॉर्म में है। ये मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग के लिए बड़ा अच्छा है। वो जो डिटेल्ड वाला है वो टीम की रिपोर्टिंग या टीम की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए वो वाला बहुत अच्छा है। तो इट डिपेंड्स, हम डिफरेंट टाइप के चार्ट्स या ये चीजें यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एक जैसे मैंने कहा नेटवर्क डायग्राम, ये तो हमने शुरू में पढ़ा कि प्लानिंग के वक्त नेटवर्क डायग्राम बहुत अच्छी यूटिलिटी है। लेकिन नेटवर्क डायग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम समटाइम्स में भी, बल्कि इसमें नहीं है, वो आपका बड़ा डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स इंटर लिंक्ड एक्टिविटीज की फिगर आती है, तो एवरीबडी मे नॉट एप्रीहेंड दैट। माइलस्टोन चार्ट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है समरी फॉर्म में, और बार चार्ट हुआ है। अब एक एक दफा इनको देख लें। माइलस्टोन चार्ट की ये इस तरह की शक्ल होती है। लाइक यहाँ पे एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ये आपने सॉरी डिफरेंट माइलस्टोन आपने लिखे हुए कि 7 माइलस्टोन्स है मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर। एक ये कि स्टार्ट कब हो रहा है, रिक्वायरमेंट कब पूरी गैदर होंगी। अब इस दौरान आपकी मे बी 100 एक्टिविटीज हो, बट हमें वो नहीं पता क्या है। मैनेजमेंट के लिए पहला यहाँ पे है 12 2014 लेट से, और सॉरी 14 दिसंबर, ये 31 दिसंबर। अगला माइलस्टोन जब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा ये 17 जनवरी है। उसके बाद कोडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी ये 15 फेब है, एंड सो ऑन।
तो मैनेजमेंट आपको ये देखती है कि अच्छा यार चीदा चीदा जो स्टेप्स हैं या माइलस्टोन्स हैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, वो इन मंथ्स में, इन डेट्स में, तो उनके लिए अब क्या होगा, लेट्स से मैं एक्चुअल ड्रॉ करता हूँ तो एक्चुअल ये 14 दिसंबर की बजाय मे बी 20 दिसंबर आ गए, तो मैं कहूँगा यार ये लेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, और जो हम कह रहे थे बार चार्ट्स, बार चार्ट मैंने अभी आपको जैसे ये बताया इस तरह, लेकिन बार चार्ट के साथ एक प्रॉब्लम है। बार चार्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये तो शो कर रहा है कि भाई ये एक्टिविटी इतनी देगी, और अभी तक ये मेरी आज की डेट है, और आज की डेट में ये वाली एक्टिविटी में भी 40% कंप्लीट हो गई है, ये वाली एक्टिविटी 75% कंप्लीट हो गई है, ये एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो गई है, ये एक्टिविटी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, 0% कंप्लीट है। तो आपको इस तरह की प्रोग्रेस तो टीम के लिए तो बहुत अच्छी है कि एक एक एक्टिविटी या एक एक वर्क पैकेज का आप प्रोग्रेस देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये वाली डायग्राम एक्टिविटीज के दरमियान रिलेशनशिप नहीं शो करती कि ये एक्टिविटी खत्म होगी तो ये इसलिए इधर है, या ये एक्टिविटी खत्म होगी और 4 दिन का लैग है, या रिसोर्सेज कितनी है, ये हमें नहीं पता चलता। सो इस वजह से इस काम के लिए में भी वो जो नेटवर्क डायग्राम है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो WBS के दरमियान जो एक्टिविटीज की जो रिलेशनशिप है वो उसको कंसीडर करता है। तो अब मेरे पास 3 टाइप की प्रेजेंटेशन आ गई है। एक को मैंने कहा कि वो है मेरे पास नेटवर्क डायग्राम, दूसरी मेरे पास है माइलस्टोन चार्ट, और तीसरी है मेरे पास बार चार्ट। आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि किस किस्म के सिनेरियो में या किस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कौन सी वाली ये प्रेजेंटेशन यूज करेंगे, नेटवर्क डायग्राम कब यूज करेंगे, माइलस्टोन चार्ट कब यूज करेंगे, बार चार्ट कब यूज करेंगे। सो आपके ख्याल में नेटवर्क डायग्राम कब यूज होनी चाहिए? जी जी भाई बताइए जल्दी जल्दी, वापस आ गए जहाँ जहाँ गए हैं सब लोग? नहीं, मेरे ख्याल में सारे ऑन करके ना गायब हो जाते हैं, आगे पीछे भाग जाते हैं। नाउ आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। अच्छा, अब चले मैं बोलता जाता हूँ, वहां से रिकॉर्डिंग जी शुरू जी हो मैं जाती तो है। नहीं। चलिए, अच्छा, नाउ अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू वुड यूज नेटवर्क डायग्राम? जब मैं, नेट का इशू है थोड़ा। ओके ओके सॉरी, जब इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन एक्टिविटीज आपने चेक करनी है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नेटवर्क डायग्राम आपके, और हमने बनाई भी थी, एक्टिविटीज के दरमियान जो डिपेंडेंसीज हैं वो हमें यहाँ पे बड़ा क्लियर नजर आती है। दूसरा है, और ये जनरली ये प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है, मतलब प्लानिंग के वक्त ये हम यूज कर सकते हैं, और हमने अभी किया भी। उसके बाद माइलस्टोन चार्ट कब यूज करेंगे? जब हम मैनेजमेंट को, मे बी सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, वो डिटेल एक्टिविटीज में नहीं जाते हैं। अच्छा, जो बार चार्ट है ये हम कब यूज करेंगे? प्रोग्रेस देखने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो कितने परसेंट कंप्लीट है, हमें प्रोग्रेस पता चल जाती है, और टीम की आपस में जो रिपोर्टिंग है वो उसके थ्रू उनको, देखिए टीम तो एक्टिविटी लेवल पे काम कर रही है। अच्छा, फिर हमने कहा कि स्केजुअल बेसलाइन, इट इज द अप्रूव्ड वर्जन। पहली बात आपने ये रखनी है, स्केजुअल मॉडल का वो वाला वर्जन जो मैनेजमेंट अप्रूव कर दे एंड विच विल एक्ट एज अ रेफरेंस फॉर अस, इसको हम कहते हैं स्केजुअल बेसलाइन। ठीक है, द प्रोजेक्ट, और क्या था, और ये जो स्केजुअल बेसलाइन है, इसको अगर आपने मीट किया तो आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस एंड आपकी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम मेंबर भी सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू स्केड्यूल इसी बेस लाइन से मैयर होगी। अगर हमारे पास ये प्रोजेक्ट फ्लोट की डेफिनेशन भी है ऑलरेडी कवर्ड, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये कल वाले लेक्चर में मैं डिटेल में आपको बताया तो दिया था स्केड्यूल बेस लाइन। इसके बाद एक आउटपुट है स्केड्यूल डेटा।